अर्ज किया है, ये एग्जाम से रिश्ता भी अजीब होता है, सब अपना अपना नसीब होता है, रह जाता है जो निगाहों से दूर, साला वही सवाल पेपर में जरूर आता है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और देखिए सर, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा दूर नहीं है। और हो सके जो प्रश्न आप लोगों के निगाहों से दूर है, शायद वही क्वेश्चन पेपर में छप चुका है, वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सर, अगर आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आंसर को लिखा है, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम दिया है हर एक आंसर को लिखने में, एक जरा भी किताबी लैंग्वेज नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सर, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एकदम सर जरूर से जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। आप खुद लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पर देखिए, जो इतिहास में जो डेट होता है ना, डेट का यहाँ पर मैंने कम से कम यूज किया है, क्योंकि डेट क्या होता है, डेट अधिकतर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो डेट का यहाँ पर मैंने कम से कम यूज किया है, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों का हर एक चीज याद रह जाए। आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सर, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है टपाटप सीरीज। और ये जो सीरीज ये चलता रहेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा ट्रिक्स भी लेकर आऊंगा, ताकि और ईजी हो जाए आप लोगों को इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टपाटप सीरीज। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लास 12 के इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के जो लेखक थे, लेखक का नाम है अबुल फजल। ठीक है, क्या अबुल फजल। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए सर, ये अकबरनामा एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, पहला बात, ये जो अकबरनामा है, इनके जो लेखक है कौन है, अबुल फजल है। और अकबरनामा में एक्चुअल में क्या हुआ है, इसमें पूरा का पूरा क्या है, अकबर का जो कहानी है, अकबर का जो जीवन परिचय है, शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार से क्या चीज हुआ है, हर एक चीज अकबरनामा में लिखा गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अकबरनामा का अर्थ है अकबर की कहानी। सेकंड पॉइंट है कि यह अकबर की जीवनी है, इसको आइन ए अकबरी भी कहते हैं। लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज हर एक चीज आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट क्या है कि अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अकबरनामा में क्या है, 3 पार्ट है, 3 भाग है इसका। ठीक है, आगे क्या है कि जिनमें प्रथम 2 भाग इतिहास है और तीसरा भाग आईने अकबरी है। जो प्रथम का जो 2 भाग है, उसमें पूरा पूरी इतिहास के बारे में है, अकबर का जो मतलब यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा भाग क्या है, आईने अकबरी है। आगे क्या है कि प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में क्या है, जो भी अकबर का जो पूर्वज है और उनका जो स्टार्टिंग जो लाइफ था, किस प्रकार से था, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा भाग में क्या है, तो अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित, अकबर का जो घटनाक्रम है इससे संबंधित है। और तीसरे भाग में क्या है, यानी जिसको हम लोग आईने अकबरी बोलेंगे, इसमें क्या है कि अकबर का जो शासन काल से संबंधित जो भी डाटा था, जो भी आंकड़ा था, शासन व्यवस्था किस प्रकार से था, इससे रिलेटेड जो भी नियम कानून वगैरह जो था, वह आइन ए अकबरी यानी कि तीसरे भाग में वर्णित था। फिर आगे क्या है, अबुल फजल अकबरनामा को 13 वर्षों में पूरा किया। देखिए सर, हर एक चीज आपके खोपड़ी में घुस गया होगा। बात सिंपल है, आंख मूंदिए, वीडियो को भी मत देखिए, खाली मेरा बात को सुन लीजिए। देखिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अकबरनामा क्या है, तो अकबर का जीवनी है, अकबर का पूरा कहानी है। इसमें 3 भाग है। प्रथम भाग में क्या है, अकबर का जो पूर्वज है उसके बारे में बताया गया है, अकबर का जो स्टार्टिंग लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा भाग में अकबर काल का जो भी घटनाक्रम, जो चीज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और जो तीसरा भाग है, जिसको हम आईने अकबरी बोलेंगे, इसमें अकबर का जो शासन काल से जो भी संबंधित जो आंकड़ा है, जो डाटा है और जो शासन व्यवस्था का जो भी नियम कानून है, हर एक चीज लिखा गया था। और अबुल फजल को ये जो हमारा ये जो अकबरनामा है, इसको लिखने में पूरी 13 वर्ष का समय लग चुका था। क्लियर हो गया, लैंग्वेज देख लीजिए। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको ट्यूशन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है सर, लेकिन आप लोग एक बार एक चीज कमेंट जरूर करिए आप लोग कमेंट सेक्शन पे कि आप लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग किस जिला से सर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हो सके कि अगला जो आप लोगों का इतिहास का जो एग्जाम होने वाला है, उस दिन मैं आप लोगों के एग्जाम सेंटर जाऊं, आप लोगों का मतलब जो यहाँ पर आप लोगों का किस प्रकार से एग्जाम गया है उसका लाइव इंटरव्यू लेने के लिए। इसलिए आप लोग किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग मतलब जरूर से जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखिए, जो अगला जो यहाँ पर हमारा
प्रश्न है क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कि आइन ए अकबरी क्या है। तो आइन ए अकबरी क्या है सर, तो देखिए अकबरनामा जो है ना, अकबरनामा का 3 भाग है, ठीक है, और 3 भाग में जो हमारा तीसरा भाग वाला जो है उसी को बोला जाता है आइन ए अकबरी। और देखिए सर आइन ए अकबरी में अब हमारा 5 भाग है। आइन ए अकबरी जो है इसमें क्या है 5 भाग है, और आइन ए अकबरी को बनाने में पूरा 7 वर्षों का समय लगा था, और जो अकबरनामा है इसको बनाने में 13 वर्ष का समय लगा था। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा अकबरनामा है इसमें क्या है, इसमें 3 भाग है। इसमें कितना भाग है, 3 भाग है। और देखिए यहाँ पर इसका जो तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग का ही नाम है आइन ए अकबरी। तीसरा भाग का नाम क्या है, आइन ए अकबरी। और आइन ए अकबरी में अब हमारा 5 भाग है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना सर, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से लिंक कर दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा आप लोग आसानी से दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से रिलेट कर दिया ताकि आपको हर एक चीज बताने में सुविधा हो। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, और यहाँ पर देखिए के क्वेश्चन है, तो 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सर एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला जो प्रश्न है क्या है कि एक इतिहासकार के रूप में अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबरनामा के लेखक कौन थे, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अबुल फजल ने अकबर को किस प्रकार प्रभावित किया, अकबरनामा ने उसके मुगल साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार किया है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर एक ही होने वाला है, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ा है सिंपल से हम लोग वही चीज को यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जो अबुल फजल है ना, यह अकबर का क्या था, एक प्रमुख सलाहकार था। ये क्लियर हो गया। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न था, और उनमें से एक था अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की जिसमें अकबर का पूरा जीवन परिचय था। और यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। और इसके बाद से मेरी जो भी यहाँ पर पॉइंट से लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अकबरनामा का अर्थ है अकबर की कहानी या अकबर की जीवनी है, इसको आइन ए अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा में 3 भाग है, प्रथम भाग में इसके पूर्वज और इसका जो फर्स्ट लाइफ होता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा में यहाँ पर अकबर का जो भी मतलब घटनाक्रम हुआ था, जो भी चीज़ घटित हुआ था। जो तीसरा भाग उसको हम लोग आइन ए अकबरी बोलते हैं, इसको लिखने में इनको 13 वर्ष का समय लग गया था। फिर जो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है जिसको हम लोग आइन ए अकबरी बोलते हैं, इसमें कितना है सर, इसमें 5 भाग है और इसको लिखने में 7 वर्ष का समय लग गया था। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया ना सर, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर मैंने चिपका दिया। और देख लीजिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर हर एक चीज को समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ना सर, बवाल होने वाला है। बवाल इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है आंसर बवाल है। लैंग्वेज एकदम सिंपल है सर, इसलिए सर आप लोगों से मेरा बहुत ही एकदम विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए सर, जल्दी से 1 लाख पूरा करिए, 1 लाख पूरा करिए, 100 के पूरा करिए जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है आप लोगों के लिए और हर एक चीज़ में आप लोगों के लिए कर रहा हूं सर। और देखिए बात समझ सकते हैं कि इस चीज़ को लिखने में कितना टाइम लगा है। आप लोग देखिए मिला के गूगल में देखिए, किताब में देखिए, जो भी चीज़ आपके पास देखिए, इस प्रकार का लैंग्वेज आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर ये जो प्रश्न है नहीं कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्या है यहाँ पर देखिए कि अनेक लोग जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, को मुगल सम्राटों में महानतम मानते हैं। उक्त कथन का उचित साक्ष्यों की सहायता से समर्थन कीजिए। देखिए सर क्या क्या बात है। देखिए पहला बात, अकबर जो है ना सर, अकबर क्या है, एक मुस्लिम सम्राट, एक मुस्लिम राजा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मतलब हिंदुओं का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब साथ दिया था। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक एक करके हर एक चीज को। देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट क्या है कि अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति डामाडोल थी। एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज, बात समझ रहे हैं। 13 वर्ष की आयु में अकबर क्या हुआ था, राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन उस टाइम जो मुगल साम्राज्य था उसका जो स्थिति था एकदम डामाडोल था। परंतु अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे अपने समय का विशाल और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। ये जो डामाडोल जो स्थिति था इसको भी सुधारा और एकदम विशाल और सबसे एकदम सुख समृद्धि वाला राज्य बना दिया।
अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा न देकर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। देखिए यहाँ पर अकबर तो पहला तो मुस्लिम सम्राट है, लेकिन ये ऐसा पहला मुस्लिम सम्राट था जिन्होंने किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति, इस सब चीज पर ध्यान नहीं दिया, बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दिया। अगला पॉइंट क्या कि अकबर के शासनकाल में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। धर्म के हिसाब से यहां पर स्वतंत्रता दिया गया था। पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। ठीक है, बात समझ सकते हैं। मुसलमान को जिस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता दिया गया था उसी प्रकार से हिंदुओं को भी दिया गया, और हिंदुओं को जो जजिया कर लगता था वो भी अब नहीं लगने लगा। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। देखिए सर, यहाँ पर अकबर बहुत सारे राजपूत राजकुमारियों से शादी किया था, लेकिन कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं कि आप तुमको जो भी करना है, जैसे हिंदू जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आंसर आंसर तो पूछना ही नहीं होगा, एकदम बवाल होने वाला है। आंसर एकदम बवाल, एकदम टपाटप आंसर है, टपाटप लल्लन टप वाला यहाँ पर आंसर है सर। आप देखिए, समझिए, और यहाँ पर देखिए कितना सारा क्वेश्चन है और मात्र हमारा एक ही आंसर होगा। पहला क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, ये पूछा जा सकता है, या फिर अकबर के धार्मिक विचारों की विवेचना करें, ये पूछा जा सकता है, या फिर अकबर के सुलह एक कुल के विषय में आप क्या जानते हैं, ये पूछा जा सकता है, या फिर दीन ए इलाही के संदर्भ में अकबर की धार्मिक नीति का परीक्षण करें, यह पूछा जा सकता है। तो कुछ भी यहां पर पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर होने वाला है मात्र हमारा एक। ठीक है, देखिए, और आंसर देखिए कितना सिंपल और इजी है। देखिए पहला बात, जैसे यहां पर दीन ए इलाही है या फिर ये सुलह एक कुल है, इसका माने क्या होता है। देखिए बात को समझिए कि अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, इसलिए अकबर सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह ए कुल कहा। इस तरह सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही चलाया। बात समझ में आ रहा है। अकबर ने सोचा कि देखिए सभी धर्मों का जो उद्देश्य है लेवल है सेम टू सेम है, समान है। तो उसने देखा कि जो भी धर्म है, जैसे कि हिंदू है, सिख है, ठीक है, यहाँ पर आपका जाके क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी है, जो भी धर्म है, तो हर एक धर्म से जो भी अच्छा चीज हो रहा था उस चीज को लेता था। उसको क्या बोला जाता है, सुलह ए कुल बोला जाता था। और ये हर एक बातों को यहाँ पर ये जो चला रहा था, इसके लिए जो जिस चीज से चला रहा था इसको बोला जा रहा दीन ए इलाही चलाया। अब देखिए आगे जो है ना सर, गजब गजब एकदम गजब आंसर होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा कि आंसर कैसा लगा। देखिए आंसर को समझिए। पहला क्या है कि शुरू में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। देखिए शुरू में अकबर पूरी इस्लाम धर्म को मानते थे। उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मौलवियों का आदर करना इत्यादि पर जोर दिया। देखिए स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, जिसे मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म के लोग जो करते हैं अकबर ने भी वैसे ही किया। परंतु बाद में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये एक ही बार लिखिएगा, 2 बार नहीं। परंतु बाद में अकबर दीन ए इलाही पर जोर दिया। दीन ए इलाही मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करना। फिर आगे क्या कि अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। धर्म और राजनीति को यहाँ पर मिक्सअप नहीं किया बल्कि अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दे दी। अकबर ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया। अकबर हिंदुओं का त्यौहार अपने दरबार में मनाने लगा। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया गया है। आंसर समझ सकते हैं कितना सिंपल और इजी है। आप लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो 100% आप लोगों का याद होगा। आगे क्या कि अकबर ने बलपूर्वक इस धर्म को किसी पर लादने की कोशिश नहीं की। ये नहीं कि किसी के ऊपर हम लोग ये दे देंगे, बोलेंगे कि नहीं करना पड़ेगा फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं। न ही इसका प्रचार प्रसार किया। इस कारण इस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम थी और अकबर की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया। अकबर ने इसका कुछ भी प्रचार प्रसार यानी कि प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं किया था, इसलिए इसका अनुयायी कम था और धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला जो प्रश्न है सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुगल मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। देखिए सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनसबदारी मतलब क्या होता है, ये जो मनसब है, मनसब, ठीक है,
जो मनसब होता है, मनसब एक फारसी भाषा का शब्द होता है जिसका माने होता है पद यानी कि पोस्ट। अब देखिए सर, मान के चलिए जैसे कि मान के चलिए रेलवे में अगर फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलता है, या फिर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी मतलब वैकेंसी वगैरह निकलता है, तो देखिए पोस्ट होता है, कोई मतलब ए ग्रेड का होता है, कोई बी ग्रेड का होता है, कोई सी ग्रेड का होता है। जैसे ग्रुप डी आप लोग नाम सुने होंगे, तो डी ग्रेड का है। ग्रुप डी मतलब क्या, ये डी ग्रेड का है। तो जैसा ग्रेड रहेगा वैसे आपको काम मिलेगा, वैसे आपको वेतन मिलेगा, वैसे आपको इज्जत मिलेगा। बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी जब मतलब जब मुगल जब साम्राज्य था, जब अकबर का जब शासन था, उस टाइम में भी यही चीज होता था। मतलब वहां पर भी क्या था, ये मनसब था। मनसब क्या था, उस टाइम भी पद दिया जाता था, दर्जा दिया जाता था, पोस्ट दिया जाता था। जिसका जैसा पोस्ट उसका वैसा वेतन, वैसा उसको सुख सुविधा, वैसा उसका काम, हर एक चीज, ये सब चीज था। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन का एकदम सही और एकदम सटीक आंसर क्या है कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद या फिर दर्जा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश से पोस्ट। तो आपको सर इंग्लिश अगर आप लोग लिखना चाहते लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस व्यक्ति को राजा मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। राजा जो थे ना, जिसको भी मनसब देता था, जिसको भी मतलब कोई पोस्ट देता था, पद देता था, तो उसको बोला जाता था मनसबदार। ठीक है। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सम्राट अकबर करते थे, मतलब खुद राजा अकबर करते थे। मनसबदारी व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों का पद, वेतन और दरबार में स्थान निश्चित किया जाता था। मतलब किसका क्या स्थान है, ठीक है, किसका कितना वेतन है, जो पद है, हर एक चीज यहाँ पर मतलब फिक्स किया जाता था। मनसबदार मुगल राज्य का नौकर था। प्रत्येक मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार घुड़सवार, हाथी, ऊंट और गाड़ियां आदि रखनी पड़ती थी। मनसब माने जैसा पोस्ट रहेगा उसके हिसाब से दिया जाता था। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को अधिक मात्रा में घुड़सवार रखने होते थे। जो प्रथम श्रेणी के थे, जो मतलब अच्छे मतलब हाई पोस्ट वाला था, तो उसको अधिक मतलब यहाँ पर घुड़सवार रखने होते थे। सभी मनसबदार अपने पद के अनुसार घुड़सवार रखते थे, जैसा जिसका पद उस हिसाब से घुड़सवार रखते थे। मनसबदारों का मुख्य कार्य युद्ध के समय सैनिक सहायता और घुड़सवार देना था। देखिए मनसबदार जो थे ना, इन लोगों का जो मेन जो काम था क्या था कि युद्ध के समय हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ पर सैनिक सहायता देगा, घुड़सवार देगा। आगे क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था में किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि उतने पैसे का एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। जैसे कि मान के चलिए सरकार है सर, मान के चलिए कोई भी मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिनको मनसब दिया गया है, जिनको मतलब पद दिया गया है। अब उनका मतलब पैसा होता है मान के चलिए 1000 रुपया, ठीक है, तो 1000 पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको 1000 रुपया का जितना भी जमीन होगा जमीन दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मनसबदार थे जिनको पैसा भी दिया जाता था, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए मान के चलिए सर, जैसे कि कोई भी मनसबदार मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता था, तो जो भी मतलब उनका जो भी धन संपत्ति रहेगा सरकार पूरा पूरी हड़प लेगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि समय समय पर मनसबदार का अदला बदली होता था, अदला बदली होता है। मनसबदारों की मृत्यु के बाद उनके सारी संपत्ति सरकार की हो जाती थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात याद रखिएगा सर, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया शायरी कि ये एग्जाम से रिश्ता भी अजीब होता है, सब अपना अपना नसीब होता है, रह जाता है जो निगाहों से दूर, साला वही सवाल पेपर में जरूर आता है। याद रखिएगा, हर एक चीज को कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।